And the first stable compound which is formed during C3 cycle is known as phosphoglycerate, or we can say that phosphoglyceric acid. Same like that, another examples of steroid hormones are epinephrine and norepinephrine, which is released out by your adrenal glands. That water splitting takes place in portal system 2, और जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो इससे ऑक्सीजन रिलीज होता है जो हम यूज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस बायोलॉजी टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड द मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यू इज सिनोसेटिक हाइफा कंटेंट्स। सो फंजाई में आप लोगों ने टू टाइप्स की हाइफा पढ़ी होंगी। एक हाइफा होती है सिनोसेटिक हाइफा और एक होती है सेप्टेट हाइफा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको इस एमसीक्यूज में क्लियर कर दूंगा। अगर हम सिनोसेटिक हाइफा पर फोकस करें, ये आप लोगों की क्या है, ये एक सिनोसेटिक हाइफा है। सिनोसेटिक हाइफा उस हाइफा को कहते हैं जिसमें क्रॉस वॉल फॉर्मेशन नहीं होती। सो इट्स मीन ये क्या होगा, एक यूनिसेलुलर हाइफा होगा। तो देखिए इस हाइफा में आपको क्या नजर आ रहा है, एक न्यूक्लियस ये है, ये है, ये है और ये है एंड सो ऑन। सो इट्स मीन जो सिनोसेटिक हाइफा है ना, इसमें मल्टी न्यूक्लियस होंगे। हम ये भी नहीं कह सकते कि एक न्यूक्लियस होगा और हम ये भी नहीं कह सकते कि सिनोसेटिक हाइफा में टू न्यूक्लियस होंगे, बल्कि इसमें मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। सेम लाइक दैट अगर आपको ये एमसीक्यूज आ जाए दैट सेप्टेट हाइफा कंटेन्स, सो सेप्टेट हाइफा में सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा। देखिए ये आप लोगों की सेप्टेट हाइफा है। सेप्टेट हाइफा में क्या होगा, क्रॉस वॉल फॉर्मेशन होंगी। सो दैट्स व्हाई जो सेप्टेट हाइफा है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा। अच्छा, अगर फंजाई से रिलेटेड ये एमसीक्यू आ जाए ना कि फंजाई की जो मेन बॉडी है वो क्या है, तो फंजाई की जो मेन बॉडी है ये आपने बात याद रखनी है कि ये तेलस है। और तेलस किस चीज से बना होता है, ये बना होता है हाइफा से, और हाइफा के टाइप में आपको बता चुका हूँ। फंजाई क्या है, ये आपका डिकम्पोजर है जो डेड ऑर्गेनिज्म की डिकम्पोजिशन करके उससे खुराक हासिल करता है और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है। नंबर 2 इज ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन आर रिलीज्ड बाय। सो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन क्या है, ये आपके एंजाइम से और ये रिलीज होते हैं पैनक्रियाज से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अब अगर हम इन दोनों एंजाइम्स की फंक्शन की बात करें ना, सो ये अपनी बात याद रखनी है कि ये जो एंजाइम्स है ये वर्क करते हैं किस चीज के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर। ये क्या करते हैं, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करते हैं और इससे एनर्जी को रिलीज आउट करते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होंगे कहाँ पर, ये रिलीज होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, एसिडिक फूड को रिसीव करता है, सो ये सिग्नल भेजता है पेनक्रियास को कि अपने जूस को सिक्रिएट आउट करो। और जो पेनक्रियाटिक जूस होता है ना, उसी में ये ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ट्रिप्सिन एंजाइम की एक एमसीक्यूज की बात करें तो इसके बारे में ये एमसीक्यूज बार बार आ रहा है। That which of the following enzyme work both in acidic as well as basic pH, so वो ट्रिप्सिन है। MCQ number 3 is reproductive hormones are classified as, so it is a very important question for your examinations। और जो reproductive hormones है, reproductive hormones कौन से हैं आपके, हो गए प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इस तरह हो गए टेस्टोस्टेरोन। So these three hormones are collectively known as steroid hormones। Same like that if we talk about peptide hormones, so the hormones of pancreas are known as peptide hormones because these hormones are made of amino acids। Same like that, another examples of steroid hormones are epinephrine and norepinephrine, which is released out by your adrenal glands, and these are also classified as steroid hormones। And MCQ number 4 is Which of the following is the main function of lipids? So lipids का जो main function है वो है all of these, means they help in the storage of energy like in your adipose tissues। Hormone synthesis means lipids are also involved in hormone synthesis। Steroids क्या है, स्टेरॉइड्स आपके लिपिड्स ही हैं ना, और जो आपके हमने भी पढ़ा रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन है, तो ये बेसिकली स्टेरॉइड्स है। Absorption of vitamins, so lipids also play a role in absorption of vitamins। Besides that, I add a list of lipids of function, so you have read this। अच्छा, लिपिड्स के बारे में एक एमसीक्यूज ये आता है that which functional group is present in lipids। So lipids contain COOH functional group at the end of each chain। And if we talk about the units of lipids, that lipids is made of, so आपने ये बात याद रखनी है that lipids is made of repeating units which are known as fatty acids। MCQ number 5 is morula consists of how many cells?
तो इस टॉपिक को समझने के लिए यू हैव टू स्टडी फर्टिलाइजेशंस। देखिए, जब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं तो इससे बन जाता है जायगोट। फिर इस जायगोट में क्या होती है, डिवीजन होती है। जायगोट क्या है, ये वन सेल स्टेज है। ओके, जायगोट में डिवीजन होंगी, ये टू सेल स्टेज में चला जाएगा। फिर फर्दर डिवीजन होंगी सो फोर सेल स्टेज में चला जाएगा। फिर जब फोर सेल स्टेज में डिवीजन होती है ना, सो ये चला जाता है 16 सेल स्टेज में और इसी को हम नाम देते हैं मोरूला का। अब अगर आपको सपोज करें ऑप्शंस में दिया गया है दैट मोरूला कंटेन 18 से लेके 16 तक सेल्स, तो फिर आपने उसको चूज करना है, ये भी सही है। और अगर आपको ऑप्शन में 18 से लेके 32 तक दिया हुआ है तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, दोनों आप सिलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट क्लीवेज टेक्स प्लेस इन दिस मोरूला एंड दिस मोरूला चेंज इनटू ब्लास्टूला। Again, when division take place in blastula, so it will change into early gastrula, and after gastrulation, the body organs form. MCQ number 6 is the stem cells which have the potential to give rise to all the tissues and organs are present in. देखिए, हमने पढ़ा हुआ है बायोलॉजी में स्टेम सेल्स को इस तरह टूटीपोटेंट सेल्स को कि उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो बॉडी के तमाम टिश्यूज और ऑर्गन्स को बना सकते हैं। सो ये प्रेजेंट होते हैं इनर सेल मास में। अब ये भी जो एमसीक्यूज है ये आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आप लोगों ने क्या करना है, रिप्रोडक्शन के चैप्टर को उठाना है और इसको डिटेल से स्टडी करना है। लाइक इन रिप्रोडक्टिव चैप्टर यू हैव टू स्टडी हार्मोन्स, इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन एंड सो ऑन। MCQ number 7 is products of light reaction is, so this MCQ is taken from your bioenergetics chapter and from the topic known as photosynthesis। photosynthesis के बारे में हमने ये पढ़ा है कि 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक है लाइट रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज नोन एज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है, ये वो रिएक्शन है विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मींस लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइट रिएक्शन। और इसके जो प्रोडक्ट्स है वो है ATP एंड NADPH। ये जो ATP एंड NADPH है ना, ये बनते हैं CO2 से प्लस H2O से। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो इससे ATP एंड NADPH की फॉर्मेशन होंगी। फिर इसके बाद होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में आप लोगों ने स्टडी किया होगा क्रेब्स साइकिल को, जिसमें एनी कंपाउंड्स को जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं इनको यूज किया जाता है। अच्छा, लाइट रिएक्शन से एक एमसीक्यूज ये आता है दैट वाटर स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस इन, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वाटर स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस इन पोटो सिस्टम 2। और जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो इससे ऑक्सीजन रिलीज होता है जो हम यूज करते हैं। नंबर 8 इज व्हिच हार्मोन्स आर इंक्रीज्ड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो देखिए, एक हार्मोन होता है जो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ रिलीज आउट होता है और वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन करता क्या है, जो आपके यूट्रस के वॉल्स है ना, इसकी कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से जो चाइल्ड की बर्थ होती है ना वो बिल्कुल ईजी हो जाती है। अभी जो ऑक्सीटोसिन है और इसके साथ साथ प्रोलैक्टिन है, ये डिलीवरी के बाद यानी जब चाइल्ड बर्थ हो जाए इसके बाद ये मजीद इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन दिया हो तो आप ऑक्सीटोसिन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सीटोसिन करता क्या है, जो फीमेल के ब्रेस्ट है उसमें मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज आउट करता है। सेम लाइक दैट अनदर हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज नोन एज प्रोलैक्टिन। तो ऑप्शन में दोनों एक टाइम पर अगर दिए होंगे तो लाजमी सी बात है वहां पर बोथ ऑप्शन का भी क्या होगा, ऑप्शन होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में आपको 1 गिवन हो। सेम लाइक दैट इफ एमसीक्यूज इज आस्क्ड दैट व्हिच हार्मोन्स आर डिक्रीज आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तो वो है प्रोजेस्टेरोन, बिकॉज वी नो दैट प्रोजेस्टेरोन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। एमसीक्यू नंबर 9 इज एंजाइम which performs oxidation and reduction are known as, तो वो एंजाइम जो रिडक्शन और साथ साथ ऑक्सीडेशन को एक ही टाइम पर परफॉर्म करे, इस एंजाइम्स को हम नाम देते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेसेस का। एमसीक्यू नंबर 10 इज बैक्टीरिया विच कंटेन फ्लैजिला ऑल ओवर द सेल इज कॉल्ड। देखिए, बैक्टीरिया के ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला 5 टाइप्स हैं, पेरिट्राइकस, एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोपोट्राइकस और एक होता है एट्राइकस, यानी जिसके पास फ्लैजिला बिल्कुल है नहीं। इफ वी टॉक अबाउट डेट फ्लैजिला विच कंटेन फ्लैजिला ऑल ओवर इट्स सरफेस, so it is known as पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। If we talk about dead bacteria which contain a single flagella, so it is known as monotrichous bacteria। और अगर हम उस बैक्टीरिया की बात करें जिसकी एक एंड पर क्या हो, टफ्ट यानी ग्रुप ऑफ फ्लैजिला हो, इसे हम नाम देते हैं लोपोट्राइकस का। एंड डेड बैक्टीरिया विच कंटेन
टू फ्लैजिला एट बोथ एंड्स जस्ट लाइक दैट, सो इसे हम नाम देंगे एमपी ट्राइकस का। अच्छा, एक एमसीक्यूज आता है फ्लैजिला के बारे में, दैट फ्लैजिला इज मेड ऑफ विच प्रोटीन, सो इट इज नोन एज फ्लैजिलिन। एमसीक्यू नंबर 11 इज विच ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्लांट्स, सो प्लांट्स में जो ऑर्गेनेल एब्सेंट है ना वो है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है क्रोमोसोम की सेपरेशन करना ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बेसिकली सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है एंड दी स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमेयर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स and apply a push on it and separate it from its center. MCQ number 12 is the most prominent structure of bacterial cell is. So the most prominent structure of bacterial cell is known as DNA. And if the statement is just like that the most prominent structure of bacterial cell after DNA, so वो राइबोसोम्स है। ये आपने बात याद रखनी है, क्योंकि बैक्टीरिया में जो मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है ना, डीएनए बैक्टीरिया में एब्सेंट हो ही नहीं सकता, और जो डीएनए के बाद सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है वो आपके राइबोसोम्स होंगे। एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इन बैक्टीरियल सेल इज नोन एज प्लाज्मिड व्हिच इज प्रेजेंट इन सर्कुलर रिंग स्ट्रक्चर। नंबर 13 इज फाइब्रस प्रोटीन्स आर। तो फाइब्रस प्रोटीन देखिए, यहाँ पर मैं आपको फाइब्रस प्रोटीन बताता हूँ। फाइब्रस प्रोटीन ऐसे प्रोटीन की टाइप्स है ना जो स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होंगे। यू हैव टू रिमेंबर दिस। फाइब्रस प्रोटीन की अगर एग्जांपल्स की बात करें तो ये आपके नेल्स में और हेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। सो फाइब्रस प्रोटीन और इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इफ द स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। तो देखिए, फिर हम कह सकते हैं दैट बोथ ए एंड बी आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फाइब्रस प्रोटीन because these are not soluble in water, and secondly these are not globular in shape. These are basically straight chain proteins. Examples मैंने आपको बता दी, केराटिन है। अगर हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करें तो वो soluble in water भी है, और साथ साथ अगर उसकी एग्जांपल की बात करें तो वो है हेमोग्लोबिन। नंबर 14 is measles or caused by. So measles क्या है? It is a viral disease which is caused by a virus which is known as morbillivirus। और अगर आपको ऑप्शन में कहीं पर मोरबिली वायरस नजर ना आए, ये स्पेसिफिक वायरस हैं जो कॉज करता है मीजल्स को। अगर ये ऑप्शंस में नहीं है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, फिर वहां पर हमने मीजल्स वायरस को सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। नंबर 15 इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग C4 साइकिल इज। So C4 cycle takes place in C4 plants and the first stable compound which is formed during C4 cycle is known as oxaloacetic acid। और सपोज करें अगर आपको ऑप्शन में oxaloacetic acid नहीं दिया गया, oxaloacetate दिया गया है, तो वहां पर आप oxaloacetate को भी सिलेक्ट कर सकते हो। सेम लाइक दैट अगर हम C3 साइकिल की बात करें, सो दैट साइकिल इन विच द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 3 कार्बन इज नोन एज C3 cycle and the first stable compound which is formed during C3 cycle is known as phosphoglycerate, or we can say that phosphoglyceric acid। MCQ number 16 is water splitting takes place in। So as I told you in MCQ number 4, or we can say MCQ number 5, that water splitting takes place in photosystem 2। photosystem 2 में बेसिकली जो वाटर है ना, इसकी स्प्लिटिंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है एनवायरनमेंट में जिसे हम यूज करते हैं। एमसीक्यू नंबर 17 इज व्हाट हैपेंस इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो आपको पता है कि एंजाइम के लिए ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जो राउंड अबाउट 25 से लेके 35 तक है। और अगर ऑप्शन में 35 ना दिया हो तो वहां पर आप 37 को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वहां पर एंजाइम्स डीनेचर्ड होंगे एंड द रीजन बिहाइंड दैट व्हाई एंजाइम्स डीनेचर्ड। सो एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर, so that's why when we increase temperature, so enzymes will be teenage। MCQ number 18 is peptide bond is। so हमें ये पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बिटवीन 2 अमाइनो एसिड्स। जब एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होते हैं, वाटर की रिलीजेज होती है और वहां पर फॉर्मेशन हो जाती है पेप्टाइड बॉन्ड की। So peptide bond is the example of covalent bond। MCQ number 19 is which type of carbohydrate cannot be further hydrolyzed। तो कार्बोहाइड्रेट्स के हम 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। In these 3 types, the monosaccharides cannot be further hydrolyzed। For example, if we take the example of glucose, so देखिए ग्लूकोज ऑलरेडी एक मोनोसेकेराइड है, इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं है। सेम लाइक दैट वी टॉक अबाउट डाइसैकेराइड्स, so डाइसैकेराइड्स के बेस्ट एग्जांपल क्या है, वो है सक्रोज।
सो क्रॉस की देखिए ब्रेक डाउन पॉसिबल है, एक से फ्रक्टोज बन जाएगा और एक ग्लूकोज बन जाएगा। और पॉलीसेकेराइड्स की अगर हम बात करें तो स्टार्च की भी ब्रेक डाउन पॉसिबल। क्यू नंबर 20 इज स्वीटेस्ट शुगर इज, सो द स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रक्टोज व्हिच इज नेचुरली अकरिंग स्वीटेस्ट शुगर, ओके, एंड स्टार्च इज द लिस्ट स्वीट शुगर अमंग द ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। आप लोगों के बायोलॉजी के एमसीक्यूज, होप सो आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।